हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। गुड मॉर्निंग टू ऑल दी स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 19 मार्च 2022 के। आप दो बेस्ट इमेजेस यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जो है वो जरूर देखना है। तो स्टार्ट करते हैं 19 मार्च 2022 के करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, जितने भी वीडियो को देख रहे हैं, कि लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट में, कि ऐसी कौन सी स्टेट बन गई है, पहली स्टेट है वो इंडिया की, जो कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को जारी करेगी। मतलब उस स्टेट के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आंका जाएगा, उनको नंबर दिए जाएंगे कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलग अलग क्रॉप्स जो है वो कितनी करती हैं। अगर वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करती है, मतलब एक क्रॉप के बाद कोई और करती हैं, फिर और करती हैं, तीन या तीन से ज्यादा क्रॉप्स करती हैं, तो उसका रैंक जो है वो क्या होगा, अच्छा होगा। अगर वो एक ही क्रॉप के ऊपर फोकस करती है डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब उसका रैंक जो है वो क्या होगा, नीचे होगा। और ये पहली स्टेट बन गई हमारे पास तेलंगाना। तो आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट इन कंट्री तेलंगाना जो है उसने एक इंडेक्स स्टार्ट किया है, जिसको हम सीडीआई कह सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स। और इस इंडेक्स ने ये माना है कि 77 तरह की अलग अलग फसलें जो है वो तेलंगाना में की जाती हैं, लेकिन ये इंडेक्स जो है वो 10 तरह की अलग अलग फसलों के बेस पे बनाया जाएगा। ये इंडेक्स की जो स्टार्टिंग वैल्यू होगी 1 होगी, और ये 1 का मतलब है कि उसको उतने नंबर दिए जाएंगे कि कितनी क्रॉप्स वो करता है। मतलब अगर नंबर जो है वो लाइक, अगर मैं कहूँ एक में से आपने नंबर देना है, तो अगर आप 0.9 दे रहे हो, इसका मतलब वो डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही ज्यादा फसलें जो है वो अलग अलग तरह की जाती हैं। अगर मान लो किसी को 0.3 दिया जा रहा है, इसका मतलब एक या एक दो तरह की फसलें वो करता है। तो इसका मतलब अगर रैंक जो है वो क्लोज होगा, तो इसका मतलब उसका डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स में रैंक जो है वो अच्छा है। मतलब क्या है कि वो अलग अलग तरह की फसलें करने में विश्वास रखती है। डिस्ट्रिक्ट जो है उसको उसी के बेस पे आंका जाएगा। और इस इंडेक्स के अंदर जो है वो देखा जाएगा कि वो डिस्ट्रिक्ट जो है वो आगे जाके और कितना डाइवर्सिफाई कर सकती है। तो इसमें स्टेट जो है वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स पैदा करने में जो है वो देश की मदद करेगा। और साथ में ये देखा गया है कि जो तेलंगाना है उसमें कई अलग अलग तरह की क्रॉप्स तो की जाती हैं, लेकिन जो मेन वहां की क्रॉप्स हैं वो पैडी है और मेज है। ये वहां की ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं, लेकिन अब वहां पे पल्सिस के ऊपर भी जो है वो फोकस किया जाना है, इसीलिए इस क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इंडेक्स को स्टार्ट जो है वो किया गया है। तो आप देख सकते हो रैंक, कि जैसे निर्मल डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो, विकाराबाद देख रहे हो, सांगारेड्डी देख रहे हो, तो इनके रैंक देखो, एक में से 0.8, 0.78, 76, मतलब 80% लोग जो हैं वो यहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, 78% लोग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, 76% कर रहे हैं। लेकिन सबसे कम जो रैंक इसमें मापा गया है वो किसका मापा गया है, वो 3 डिस्ट्रिक्ट्स और हैं जिनका रैंक सबसे कम मापा गया है। जैसे पेदापल्ली डिस्ट्रिक्ट है, करीम नगर है, यहाँ पे सूर्यापेट है। तो इनकी रैंकिंग बहुत ही कम है। इसका मतलब ये एक ही तरह की क्रॉप करते हैं, ये सिर्फ पैडी के ऊपर ही फोकस करते हैं, क्योंकि पैडी ट्रेडिशनल क्रॉप है और हर जगह पे ज्यादा होती है। तो इसलिए इन एरियाज के ऊपर फोकस करने की जरूरत है कि यहाँ पे मेज किया जाए, कॉटन किया जाए, इन तरह की फसलों के साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की जा सके, इसलिए इस रैंकिंग को जारी किया गया है। और आपने तेलंगाना के बारे में याद रख लेना है, तेलंगाना की जो गवर्नर है वो तामिलिसाई सौंदरराजन है, और साथ में ये पुडुचेरी की भी गवर्नर है। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव। यहाँ पे आपको मिलेंगे 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स। एक मिलेगा मृगावनी नेशनल पार्क, एक मिलेगा महावीर हरीना नेशनल पार्क, एक मिलेगा केबीआर नेशनल पार्क या कासू ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क। ये तीनों के तीनों याद रखने हैं। इसी के साथ आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन के ऊपर। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जो कि पूरे इंडिया का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन बन गया है ईस्टर्न कोस्ट रेलवे के अंदर, जो कि वन नेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को स्टार्ट करेगा रेलवे के अंदर। देखो, वन नेशन जो वन प्रोडक्ट स्कीम है, ये ली गई है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत। मतलब इसको ये भी कह सकते हो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, क्योंकि ये इस साल के बजट में जो है वो अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 2022-23 के। और उन्होंने कहा था कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम को स्टार्ट किया जाएगा वन नेशन वन प्रोडक्ट के तहत। तो उन्होंने कहा कि हर रेलवे जोन के अंदर, जैसे हमारे पास टोटल जो है वो 17 रेलवे जोन, अभी एक और ऐड हो गया, 18 हो गए हैं। तो हर रेलवे जोन के अंदर हम एक एक रेलवे स्टेशन को चुनेंगे जो कि वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम के ऊपर फोकस करेगा। और आपने इसमें खास तौर से याद रखना है कि ईस्टर्न कोस्ट रेलवे में ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। वहां पे जो आंध्र प्रदेश की यूनिकनेस होगी, जो सिर्फ वहीं पे चीजें तैयार होती हैं, उन्हीं की परफेक्शन है, वो चीजें वहां पे बेची जाएंगी। जिससे क्या होगा, वहां के लोकल बिजनेसमैन जो हैं वो इंप्रूव करेंगे, उनका लाइवलीहुड इंप्रूव होगा, उनका रहन सहन ऊंचा उठेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, और साथ में रेलवे के थ्रू सप्लाई चेन में भी वृद्धि होगी। तो यह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। और क्या बेचेंगे वो,
वो वहां पे बेचेंगे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत एटिक कोपाक्का टॉयज और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स जो बेचे जाएंगे, जो वहां की यूनिकनेस है। क्योंकि जो ये एटिक कोपाक्का टॉयज हैं, ये दोस्तों वहां का एक गांव है, वहां पे ये बनाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम स्टेशन में बेचे जाएंगे। और रेलवे बोर्ड जो इंडियन रेलवेज का है, उन्होंने डिसाइड किया कि हर जोन के अंदर हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इस वन स्टेशन वन प्रोडक्ट को 15 दिन के लिए लागू करके देखेंगे कि कितना बिजनेस में इसमें फायदा जो है वो पहुंचने की संभावना है। और आपने ये भी याद रखना है कि एटिक कोपाक्का टॉयज जो हैं, ये इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है वो दिया गया है आंध्र प्रदेश के अंदर 2017 में। इसलिए इन कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये प्रोडक्ट्स वहां पे बेचे जाएंगे और वहां की लोकल कम्युनिटीज का जो लाइवलीहुड है वो इंप्रूव किया जाएगा। और इसी तरह से आपने याद रखना है साउथ सेंटर रेलवे के अंदर जो है वो तिरुपति रेलवे स्टेशन को चुन लिया गया है। तिरुपति रेलवे स्टेशन में भी यही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की जाएगी और वहां पे कलमकारी टेक्सटाइल को बेचा जाएगा, जो वहां की यूनिकनेस है। कलमकारी टेक्सटाइल को बेचा जाएगा, वहां पे लकड़ी से बना हुआ सामान बेचा जाएगा, जो कि तिरुपति के लोग हाथ से बनाते हैं, तो वो प्रोडक्ट जो है वहां पे बेचे जाएंगे। तो साउथ सेंटर रेलवे जोन के अंदर तिरुपति रेलवे स्टेशन को चुना गया है और ईस्टर्न कोस्ट रेलवे के अंदर विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को चुना गया है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत। ये सारी चीजें आपने याद रखनी है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Who signed an agreement with Dredging Corporation of India to build India's first Make in India dredger? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम बाहर से ही लेके आते थे या कंपोनेंट्स बाहर से मंगवाते थे, यहाँ से असेंबल कर लेते थे। अब इंडिया में ही इस ड्रेजर को बनाया जाएगा। अब ड्रेजर आपको पता होना चाहिए कि क्या है। एक ऐसा आप कह सकते हो कि इंस्ट्रूमेंट है, या एक ऐसी बॉडी आप कह सकते हो, कोई भी हो सकता है, वो शिप भी हो सकती है, वो कोई इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, जिसके थ्रू हम सॉइल को रिमूव करते हैं, हम मिट्टी को रिमूव करते हैं, हम डर्ट को रिमूव करते हैं, हम बिल्कुल जो शोर है, मतलब बिल्कुल आप कह सकते हो कि जो हमारा पानी का जो बिल्कुल लास्ट एरिया है, जैसे मान लो यहाँ से पानी जो है और ये शोर है हमारे पास, बिल्कुल कॉर्नर है, तो यहाँ से मिट्टी को रिमूव करना, तो ये कौन करता है? ये ड्रेजिंग मशीन्स करती हैं या ड्रेजिंग शिप करता है। और ये जो हम बात करें ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, इंडिया का पहला मेक इन इंडिया ड्रेजर बनाया जा रहा है, ये एक शिप के तौर पे बनाया जाएगा और इसको बनाया जा रहा है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। तो आप देख सकते हो कोचिन शिपयार्ड जो है वो एक ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर इंडिया का फर्स्ट ड्रेजर जो है वो बना रहा है। तो इस तरह से वो उठाते हैं, देखो आप कि किस तरह से मिट्टी को जो है वो बाहर फेंका जा रहा है, और ये ऑटोमेटिक मशीन होती है जो कि नीचे से मिट्टी को जो है वो शोर से उठाती है और फिर बाहर फेंकने का काम जो है वो करती है। तो इससे जो है वो पानी साफ भी होता है, इससे हम डीसिल्टिंग भी करते हैं, लाइक हम पानी में से खारेपन को जो है वो कम भी करते हैं। तो उसके लिए भी ये ड्रेजिंग जो है वो शिप यूज़ की जा सकती है। तो अब देख सकते हो ऑब्जेक्टिव यही है कि ड्रेजर जो है वो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 को पूरा कर सके, और बिल्कुल करेंगे। और ये ड्रेजर जो है वो अलग अलग तरह के ऑपरेशन करने में काम करता है, और साथ ही लॉजिस्टिक कॉस्ट जो कार्गो की होती है, जो हम सामान को इधर उधर लेके जाते हैं, उसकी कॉस्ट में भी जो है वो कमी लेके आने में काम करेगा। और ड्रेजर जो है वो एक बोट की तरह जो है वो होगा, जिसके अंदर जो है वो स्पेशल मशीन जो है वो लगी होंगी, और इसमें क्या होगा कि जो बंदरगाहें हैं उनका साइज बढ़ाने में काम मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मिट्टी को इधर उधर करने में जो है वो हेल्प करता है। तो बंदरगाह का जो साइज है वो बढ़ाया जा सकता है, रिवर्स का जो बेसिन है वो बढ़ाया जा सकता है, जो कैनाल्स हैं, जो आप कह सकते हो कि पानी को ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं खेतों में, तो उसका भी साइज जो है वो बढ़ाया जा सकता है इस ड्रेजर से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंडिया का सेल्फ रिलायंट बनने का सपना जो है वो इसमें एक हम और चीज ऐड कर रहे हैं, ये ड्रेजर जो है वो ऐड कर रहे हैं, और आत्मनिर्भर भारत जो है वो बनाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है, 920 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे, और 34 मंथ्स के अंदर इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से बनाया जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कि इसको लगभग 2 साल, मतलब 2 साल से भी ज़्यादा टाइम पीरियड के अंदर जो है वो इसको बनाया जाएगा। तो आप देख सकते हो 3 साल के अंदर ये तैयार होगा, कितना बड़ा जो है वो दायित्व दिया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड को। और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में याद रखें, सिर्फ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर आपने जो है वो याद रखना है, वो है मधु नायर, मधु नायर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन से दिन को हर साल जो है वो इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया के तौर पे मनाया जाया करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की तरफ से ये कह दिया गया है कि हम 15 मार्च को जो है वो इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है उसके तौर पे हम मनाया करेंगे। ये इसलिए क्योंकि ये लोगों के मन में धारणा जो है वो बन चुकी है कि अगर ये बंदा इस्लाम से बिलोंग करता है तो इसका मतलब इसका जो नज़रिया है हमारा उसको देखने का, वो बदल जाता है। तो हम इस्लाम से डरने लगे हैं। क्यों डरने लगे हैं? क्योंकि बहुत से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके कारण जो है वो हम जो है वो क्या कर रहे हैं, इससे पीछे हट रहे हैं, हम इससे डर रहे हैं, इसलिए इसको नाम दिया गया इस्लामोफोबिया। लेकिन ऐसा नहीं है,
क्योंकि अगर 100 में से मान लो 5 लोग जो हैं वो इस्लाम से जो है वो किसी गलत काम में चले गए हैं, तो उससे पूरा इस्लाम जो है वो खराब हो रहा है। तो इसी चीज का डर खत्म करने के लिए जो है ये इस्लामोफोबिया, इंटरनेशनल डे टू कम्बैट इस्लामोफोबिया जो है वो डिक्लेयर किया गया 15 मार्च को। बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो उसी एक मछली को हमने निकाल के बाहर फेंकना है ताकि पूरे के पूरे धर्म को बचाया जा सके। और ये सिर्फ इसी धर्म में नहीं है, ये हर धर्म के अंदर जो है वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो बेसिकली पूरे धर्म को खराब कर देंगे। तो हमने उन लोगों को बाहर निकालना है, ना कि पूरे धर्म को हमने खराब कर देना है। तो अदरवाइज इस्लाम पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग जगह पे अपनाया जाता है, बहुत ही अच्छे तौर पे इसको बनाया जाता है और बहुत ही अच्छे तौर से इसको सेलिब्रेट किया जाता है अलग अलग जगह पे। तो किसी भी रिलीजन को हम ये नहीं कह सकते कि उसके अकॉर्डिंग जो हैं लोग वहाँ के जो हैं वो गलत हैं। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट जो है वो किया जाएगा, इस्लामोफोबिया को खत्म करना है। तो ये रेजोल्यूशन जो है वो सारी कंट्रीज को कहता है कि ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करें, ऐसे हाई विजिबिलिटी सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करें जिसमें लोगों में अवेयरनेस आए इस्लामोफोबिया के बारे में, और इसको हमने खत्म कर देना है बिल्कुल। और इस्लामोफोबिया जो है वो एक तरह से हेटेड पोजीशन है लोगों के मन के अंदर इस्लाम के प्रति या मुस्लिम्स के प्रति, तो उसको हमने खत्म कर देना है। और रेजोल्यूशन सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक पाकिस्तान के एनवाई हैं मुनीर अकरम, जो कि पाकिस्तान से एम्बेसडर हैं, उन्होंने इस इनिशिएटिव को जो है वो स्टार्ट किया था। और 15 मार्च को ही क्यों चुना गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 में न्यूजीलैंड के एक चर्च में जो है वो एक गनमैन के द्वारा जो है वो लाइक 2 मॉस्क में घुसे, और जब वो 2 मस्जिद में घुसे तो न्यूजीलैंड की एक मस्जिद में जाके उन्होंने 51 लोगों को मार दिया। तो इसलिए जो है वो इस्लामोफोबिया चीज़ को जो है वो ख़त्म किया जा सके, इसीलिए जो है बहुत ज़रूरी है कि इस दिन को जो है वो एक अच्छे तरीके से लोगों तक मैसेज जो है पहुँचाया जा सके, और हमारे माध्यम से भी अगर पहुँच जाता है तो ये भी अच्छी बात है। तो 15 मार्च को हम इसको हर साल मनाएंगे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सन। तो देखो एक तो टाइटल आ गया रेस्ट एश्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, ये किस बंदे की अपनी बायोग्राफी है, मतलब उसने खुद लिखी है लेकिन साथ में सहयोग जरूर दिया है। एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं आर कौशिक, उन्होंने सहयोग जो है वो इसके अंदर दिया है। लेकिन ये ऑटोबायोग्राफी है बहुत ही फेमस इंडियन कैप्टन पुराने जिनका नाम है गुंडप्पा विश्वनाथ। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। इनको GR विश्वनाथ के नाम से भी जाना जाता है। तो आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सा कवर पेज, रेस्ट एश्योर्ड गुंडप्पा विश्वनाथ। तो मतलब रेस्ट एश्योर्ड का मतलब है कि इस तरह से अपनी कलाइयों को मोड़ते थे कि वो शॉट जो है वो परफेक्ट जाता था। तो मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये इंडिया के फॉर्मर कैप्टन जो है वो रह चुके हैं, गुंडप्पा रंगनाथ विश्वनाथ पूरा नाम है इनका। और बुक के अंदर स्पेशली क्रिकेटिंग जर्नी बताई गई है गुंडप्पा विश्वनाथ की, कि उन्होंने जो है बहुत ही कम टेस्ट मैचेस खेले हैं, लाइक 19 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले हैं, और उन्होंने 6000 से ज़्यादा रन जो है उसके अंदर बना दिए। तो 1969 से लेकर 1986 के बीच में उन्होंने अलग अलग टेस्ट मैचेस जो है वो प्ले किए हैं। और इस बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस की तरफ से, याद रखना है। और इसको को ऑथर किया बुक को आर कौशिक, जो कि एक बहुत ही फेमस सीनियर जर्नलिस्ट हैं। और इस बुक को रिलीज किया है कपिल देव, सुनील गावस्कर, और साथ में BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली भी थे। तो याद रखना है कपिल देव, सुनील गावस्कर और साथ में सौरव गांगुली ने इसको रिलीज किया है। तो बुक का नाम जो है वो आपने जरूर याद रखना है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। कौन सी स्टेट ने रिसेंटली एक सेलिब्रेट किया है फेस्टिवल जिसका नाम है डोल उत्सव या डोल यात्रा भी कहा जाता है उसको। तो आपने याद रखना है ये डोल उत्सव या डोल यात्रा जो है वो एक तरह से फेस्टिवल ऑफ कलर्स के तौर पे जाना जाता है, फेस्टिवल ऑफ कलर्स के तौर पे जाना जाता है। और ये दोस्तों मनाया है रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने। तो आंसर क्या होगा इसका, बी होगा। तो आप देख सकते हो वेस्ट बंगाल ने सेलिब्रेट किया डोल उत्सव, और ये एक तरह से स्प्रिंग सीजन के आने की जो है वो एक मैसेज भी है कि स्प्रिंग सीजन जो है वो आने वाला है। तो उसका वेलकम करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है। स्प्रिंग सीजन का मतलब है जो बसंत ऋतु है हमारे पास, उसको मनाने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए इस तरह का आयोजन जो है वो किया गया है। और साथ में आपको पता है कि वृंदावन एरिया में या मथुरा वाले एरिया में बहुत ही धूमधाम से इसको मनाया जाता है। तो ये भगवान कृष्ण और माता राधा के जो उसको भी डेडिकेट करता है, उसको भी सेलिब्रेट करता है, क्योंकि ये फुल मून डे जो पूर्ण चंद्रमा है उसको भी सेलिब्रेट करता है साथ में। और साथ ही साथ ये लास्ट फेस्टिवल होता है बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके बाद जो नया साल बंगाली कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये भी आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। और इसको कई जगह पे लाइक ईस्टर्न इंडिया के अंदर इसको डोल यात्रा के नाम से, डोल पूर्णिमा के नाम से, डोल उत्सव के नाम से या बसंत उत्सव के नाम से भी मनाया जाता है। और काफ़ी लोग इसको होली के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, फेस्टिवल ऑफ कलर्स के नाम से सेलिब्रेट करते हैं।
और इसमें गुलाल लगा के जो है, या कई जगह पे इसको अबीर बोला जाता है, अबीर लगा के जो है वो एक दूसरे को सेलिब्रेट करते हैं और इसमें सिंगिंग, डांसिंग, कल्चरल प्रोग्राम्स जो हैं वो किए जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल से ये एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, किसने लॉन्च की है एक ऑन डिवाइस वॉलेट एप्लीकेशन जिसका नाम है यूपीआई लाइट, जो यूपीआई यूजर्स के लिए है। लेकिन इसमें खास बात है कि ये ऑफलाइन मेथड के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो और ये स्टार्ट किया है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कि उन्होंने एक ऑन डिवाइस वॉलेट जो है वो लॉन्च किया है यूपीआई लाइट के नाम से, और वो यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। जो यूपीआई यूजर्स हैं वो कुछ छोटी वैल्यू की ट्रांजैक्शन जो है वो ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो इसका आंसर होगा। तो एनपीएसीआई ने इस यूपीआई लाइट वॉलेट को लॉन्च किया। ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, ये यूपीआई एप्लीकेशन के ऊपर आपको एक फीचर मिलेगा यूपीआई लाइट, तो ताकि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन जो है वो की जा सके। तो इसमें होगा क्या कि फेज 1 में जो यूपीआई लाइट का काम है वो ट्रांजैक्शंस करने का है, लेकिन उसमें डेबिट तो ऑफलाइन कर सकते हो, क्रेडिट ऑनलाइन ही होगा। मतलब ऑफलाइन सिर्फ डेबिट होगा, क्रेडिट जो है वो ऑनलाइन ही किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि इस एप्लीकेशन को, जो भी आपके पास यूपीआई एप्लीकेशन है उसमें आपको यूपीआई लाइट का फीचर जो है वो पहले ऑन करना होगा। मतलब वहां पे एक फीचर होगा कि ऑन करना है या ऑफ करना है, तो आप ऑन कर सकते हो और उसमें पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन एक बात आपने जरूर याद रखनी है कि जब आप यूपीआई लाइट वॉलेट के अंदर, मैं पहले ही बता चुका हूं कि एप्लीकेशन के अंदर एक वॉलेट होगा जिसका नाम होगा यूपीआई लाइट, उसमें आप कुछ पैसे ट्रांसफर कर लो पहले ऑनलाइन। मान लो आपने 2000 रुपये या 3000 रुपये उसमें ट्रांसफर कर लिए, तो इन 3000 रुपये अब आपका नेट नहीं चल रहा है, आपने 3000 रुपये पहले उसमें ट्रांसफर करके रखे हुए हैं, तो नेट नहीं चल रहा है, तो उस 3000 को आप ऑफलाइन माध्यम से भी जो है वो बेच सकते हो। तो जैसे ही आप इनेबल कर लोगे तो आप अपने फंड को जो है वो अपने बैंक अकाउंट से यूपीआई लाइट में भेजोगे, जैसे कि मैंने बताया वो ऑनलाइन माध्यम से भेजोगे। फिर आप नियर फील्ड कम्युनिकेशन के थ्रू, एनएफएससी मेथड के थ्रू जो है वो पैसे को ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन एक ट्रांजेक्शन मैक्सिमम तो मैक्सिमम 200 रुपये की हो सकती है, और आप कह सकते हो कि ऑन डिवाइस वॉलेट 2000 रुपये जो है वो एक टाइम पीरियड पे आप पैसे बेच सकते हो। 200 रुपये करके आप 10 बार बेच सकते हो, लेकिन एक बंदे को आप 2000 ही बेच सकते हो एट ए टाइम और एट पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब एक ही जगह पे। तो इसको याद रखना है कि मिनिमम 200 रुपये हैं, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम 200 रुपये पर ट्रांजेक्शन है, ये पर ट्रांजेक्शन है। और 2000 रुपये जो है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब लाइक 10 बजे आप भेज रहे हो, एक ही जगह पे खड़े हुए हो, तो किसी को 3000 रुपये देने तो आप नहीं दे पाओगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2000 रुपये ही दे पाओगे, वो भी 10 बार ट्रांजेक्शन करने के बाद। तो याद रखना है इसके सेकंड फेज में जो है वो लेके आएंगे, फिर डेबिट भी ऑनलाइन हो जाएगा, क्रेडिट भी जो है वो, डेबिट भी ऑफलाइन हो जाएगा, क्रेडिट भी ऑफलाइन हो जाएगा, दोनों चीजें ऑफलाइन हो जाएंगी। तो ये जरूर याद रखना है कि यूपीआई लाइट क्या है, समझ आ गया होगा। और एनपीसीआई के बारे में याद रखें, इसके सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो दिलीप असबे हैं। कौन है? दिलीप असबे। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यूएस एड और कौन सी कंपनी ने पार्टनरशिप की है ताकि डिजिटल एम्पावरमेंट जो है वो वुमेन की जा सके? कौन से प्रोजेक्ट के थ्रू? देखो दो क्वेश्चन है इसमें, एक तो कंपनी का नाम बताना है, एक उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है जो कंपनी और यूएस एड मिलकर चलाएंगे ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप आगे बढ़ाई जा सके, वुमेन को बिजनेस के लिए प्रोत्साहन दिया जा सके। और ये कंपनी है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, और प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट किराना। तो आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यूएस एड और मास्टर कार्ड की तरफ से ये एग्रीमेंट किया गया है कि वो डिजिटल एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाएंगे, वुमेन के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएंगे। कौन से प्रोजेक्ट के? तो प्रोजेक्ट किराना, और इसमें साथ में माइक्रोसॉफ्ट जो है वो सहयोग करेगा। ये बात याद रखनी है क्योंकि ये जनरली आपको एक या दो जगह पे ही माइक्रोसॉफ्ट का नाम लिखा हुआ मिलेगा। जनरली आपको मास्टर कार्ड तो दिखा हुआ लिख जाएगा, लेकिन इसमें सहयोग जो है वो जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा वो माइक्रोसॉफ्ट करेगा। तो आप देख सकते हो ये जो है वो कुछ एरियाज के अंदर अभी स्टार्ट किया जाएगा, कानपुर के अंदर, लखनऊ के अंदर, वाराणसी के अंदर उत्तर प्रदेश में। तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में भी इसको स्टार्ट किया जाएगा, और इसमें असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी औरतों के लिए ताकि वो मैनेजमेंट स्किल्स सीख सकें, खास करके सेल्स, अकाउंटिंग, बजट मैनेजमेंट, इंश्योरेंस। अगर उनको बेसिक चीजें पता लग जाती हैं तो उनको करियाना एंटरप्रेन्योर्स बनाया जाएगा, क्योंकि करियाना एंटरप्रेन्योर्स मतलब जिसमें हर तरह का सामान आपका जो रोजमर्रा का है वो मिल जाएगा, तो उनको हम कहते हैं करियाना एंटरप्रेन्योर्स। तो वो सामान आप, वुमेन जो है वो भी करियाना स्टोर्स को चला सकते हैं, क्योंकि आप अपने आसपास के करियाना स्टोर्स देखो तो इसका मतलब उसमें ज़्यादातर आपको जो है वो, ज़्यादातर क्या 99% आपको ऐसे दिखेंगे जो लोग मेन ही हैं वहीं चला रहे हैं उसको, तो आदमी ही इसको बिजनेस को चलाते हैं। लेकिन वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो करियाना स्टोर्स के अंदर बढ़ाने के लिए किया गया है। तो यूएसएड, मास्टरकार्ड और माइक्रोसॉफ्ट जो हैं वो वुमेन पार्टिसिपेंट्स को फाइनेंशियल तौर पे और डिजिटल लिटरेसी स्किल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, और फाइनेंशियल लिटरेसी भी जो है वो उनको प्रोवाइड की जाएगी।
और साथ में इसमें वुमेन ओन्ड या ऑपरेटेड जो किराना शॉप्स हैं उनका रेवेन्यू जो है वो इसमें बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी और डिजिटल टूल्स का यूज होना जो है वो स्टार्ट होगा। और इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी बिजनेस से रिलेटेड, ताकि हर तरह की चीजें उनको सिखाई जा सके। और दोस्तों याद रखना है यूएस एड के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूएस एड का मतलब है यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी के अंदर। और मास्टर कार्ड के बारे में याद रखना है, मास्टर कार्ड के जो सीईओ हैं वो हैं माइकल मेबेक। माइकल मेबेक मैं लिख देता हूं यहाँ पे ताकि आपको याद रह सके, माइकल मेबेक। और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसकी स्थापना की गई थी 1966 के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। आरबी हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ राजीव आहूजा। राजीव आहूजा का टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया गया है, जो कि टेम्परेरी तौर पे एक मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किए गए थे आरबीएल बैंक के। और कितने टाइम पीरियड के लिए इतना टाइम पीरियड जो है वो बढ़ा दिया है, तो 3 महीने के लिए इनका टाइम पीरियड और बढ़ा दिया है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राजीव आहूजा जो है वो पहले अपॉइंट किए गए थे टेम्परेरी तौर पे एमडी और सीईओ, लेकिन वो 3 महीने के लिए अपॉइंट किए गए थे 25 दिसंबर को 2021 में। लेकिन इनका 3 महीने का टाइम पीरियड जो है वो 25 मार्च को अब खत्म होने वाला था 2022 में। तो अब इसको 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया है, मतलब मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून। तो अब 25 जून तक जो है इनका टाइम पीरियड रहेगा। और साथ में आरबीआई ने एक कमेटी भी जो है वो अपॉइंट कर दी, जिसको सर्च कमेटी का नाम दिया गया है, ताकि वो एक ऐसा कैंडिडेट ढूंढे जो परमानेंट एमडी और सीईओ का काम कर सकें इनसाइड और आउटसाइड आरबीएल बैंक, चाहे वो आरबीएल बैंक का सदस्य है चाहे नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले विश्ववीर आहूजा थे, तो वो अपनी मेडिकल लीव लेके चले गए। तो राजीव आहूजा जो है वो अभी टेम्परेरी तौर पर एमडी और सीईओ है, कौन से बैंक के, आरबीएल बैंक के। और आपने याद रखना है आरबीएल का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। आरबीएल की स्थापना 1943 में की गई थी और टैगलाइन है अपनों का बैंक, अपनों का बैंक। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, कौन से बैंक ने 1 बिलियन यूएसडी का क्रेडिट लाइन दिया है श्रीलंका को, ताकि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से उबर सके। क्योंकि आपको पता है कि कंट्री के अंदर, श्रीलंका के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फूड शॉर्टेजेस है, फ्यूल शॉर्टेजेस है, ऑयल नहीं है उनके पास, पावर शॉर्टेजेस हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम के बावजूद जो है वो इंडिया बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो कर रहा है, क्योंकि इससे पहले एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 500 मिलियन यूएसडी का क्रेडिट जो है वो दे चुका है श्रीलंका को, लाइन ऑफ क्रेडिट, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस से किसी तरह से उबरा जा सके और वो पेट्रोलियम गुड्स को खरीद सकें। लेकिन अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये हेल्प की है और $1 बिलियन का क्रेडिट लाइन दिया है और इसके ऊपर इंटरेस्ट लिया जाएगा। ये एक तरह का लोन है। तो सिंपल क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे याद रखें कि कौन से बैंक ने ये इकोनॉमिक क्राइसिस को खत्म करने के लिए, ताकि जो श्रीलंका है वो फूड, मेडिसिन या और कुछ चीजें जो है वो खरीद सके। और यहाँ पे श्रीलंका के बारे में जरूर याद रखना है, श्रीलंका के प्रेसिडेंट जो है गोताबाया राजपक्षे हैं और इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है वो श्री जयवर्धने पूरे कोटे है और कमर्शियल कैपिटल जो है वो इनकी कोलंबो है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, कौन सी कंपनी ऐसी कंपनी बन गई है, इंडिया की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जो डिजिटल पेमेंट अलाउ कर रही है इंटरनेट यूजर्स, नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए, ताकि वो एलपीजी सिलेंडर्स जो है वो बुक करवा सकें। तो बहुत ही सिंपल है यार कि आप एलपीजी सिलेंडर्स को लेते हुए जो आप पैसे देते हो, अब वो आप डिजिटल पेमेंट के माध्यम से दे सकते हो, लेकिन उन लोगों के लिए है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। और ऐसी वो पहली कंपनी कौन सी बन गई है, वो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। तो आप देख सकते हो बीपीसीएल कंट्री की ऐसी पहली कंपनी बन चुकी है जो डिजिटल पेमेंट प्रोवाइड कर रही है नॉन इंटरनेट यूजर्स के लिए, ताकि वो अपने गैस सिलेंडर को खरीद सके। इसके लिए बीपीसीएल ने टाई अप किया है अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज के साथ। किसके साथ, अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ। और आपने खास तौर से याद रखना है कि अल्ट्रा कैश टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो कंज्यूमर्स को एक फोन नंबर देगी। ये टोल फ्री नंबर होगा, जिसका नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये नॉन इंटरनेट फोन यूजर्स के लिए, तो इस नंबर पे वो कॉल करेंगे। जैसे ही वो कॉल करेंगे तो वो आपको पूछेगा कि आपका यूपीआई पिन क्या है। तो आपका यूपीआई पिन आपको पता होगा, तो आप सेट भी कर सकते हो कॉल करके। तो आप यूपीआई पिन से जो भी आपका होगा तो वो आप वहाँ पे डायल करके, मतलब उसके ऊपर प्रेस करके बता देंगे कि ये मेरा यूपीआई पिन है। जैसे ही यूपीआई पिन होगा तो वो आपको पूछेगा कि आपने गैस सिलेंडर खरीदना है, आपने किसी को ट्रांसफर करने हैं पैसे, तो क्या करना है। तो आप गैस सिलेंडर के ऊपर क्लिक करके इस कंपनी का गैस जो है वो खरीद सकते हो। तो ये मतलब सुविधा दी गई है, क्योंकि ये एनपीसीआई आरबीआई दोनों ही पहले लॉन्च कर चुके हैं यूपीआई 1 2 3 पे। ये उन लोगों के लिए जिनके पास फीचर फोन है, स्मार्टफोन नहीं है, तो वो भी पेमेंट जो है वो यूपीआई की मदद से कर सकते हैं। इसको कहते हैं कि सबसे पहले कॉल करना अपने एक टोल फ्री नंबर पे, फिर अपना यूपीआई पिन सेट कर लेना है। सेट करने के बाद वो आपको ऑप्शंस देगा कि क्या करना है, आपने डेबिट करना है, क्रेडिट करना है, क्या करना है। तो वो सारा यहाँ पे पूछ लिया जाएगा, उसके बाद आप ऑप्शन चुन के आप वो पैसा भेज सकते हो। तो फीचर फोन्स के लिए, स्मार्टफोन के लिए फीचर नहीं है।
तो कस्टमर जो है वो अपना बैंक अकाउंट जो है पहले लिंक कर लेंगे ताकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो बाद में नहीं आएगी। और 4 करोड़ कस्टमर्स को जो भारत गैस के हैं उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो वो कौन सी गैस चलाती है, भारत गैस, भारत गैस। तो उन एलपीजी सिलेंडर्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बारे में याद रखें, इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो अरुण कुमार सिंह हैं, अरुण कुमार सिंह। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। फर्स्ट रोल आउट ऑफ नासाज आर्टेमिस 1 मून रॉकेट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा अभी तक इसको, क्योंकि ये पहली बार हुआ है कि नासा ने इसको रोल आउट किया है, इंटीग्रेटेड स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट को, जिसके थ्रू आर्टेमिस 1 मिशन जो है वो किया जाएगा। ओरियन स्पेसक्राफ्ट को, जो कि क्रू कैप्सूल होगा जिसमें कुछ बंदे जो है वो भेजे जाएंगे आर्टेमिस 1 के। तो आर्टेमिस 1 जो है वो एक तरह का अनक्रूड मिशन है, जो कि मई या जून में किया जाएगा, क्योंकि पहले अभी होना था लेकिन अभी इसको डिले कर दिया गया। तो ये नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर आता है। और अगर ये सक्सेसफुल रहता है आर्टेमिस 1, तो इसके बाद जो है वो आर्टेमिस 2 मिशन जो है वो भेजा जाएगा, जिसमें क्रू मेंबर्स भेजे जाएंगे और इस ओरियन स्पेसक्राफ्ट का यूज जो है वो किया जाएगा, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स जो है वो भेजे जाएंगे, चंद्रमा पे भेजे जाएंगे और वापस बुला लिए जाएंगे। उसी स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे, उसी स्पेसक्राफ्ट से वापस आएंगे। फिर अगर ये सक्सेसफुल रहा, क्योंकि आर्टेमिस 2 जो है वो 2024 में किया जाएगा, फिर आर्टेमिस 3 की बारी आएगी। आर्टेमिस 3 जो है वो एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा और वो वहीं पे रहेंगे एस्ट्रोनॉट्स कुछ टाइम पीरियड पे। और ये एस्ट्रोनॉट्स जो है वो साउथ पोल, जो मून का साउथ पोल है, वहां पे भेजे जाएंगे। और ये स्पेस एक्स का जो स्टारशिप व्हीकल है उसके थ्रू भेजे जाएंगे और 2025-26 तक भेजे जाएंगे। देखो 3 स्टेज में जाएगा। पहले सिर्फ एक टेस्टिंग के तौर पे जा रहा है ये, मई जून के आसपास। फिर जो है वो 2 आर्टेमिस 2 भेजा जाएगा, वहां पे कुछ एस्ट्रोनॉट्स भेजे जाएंगे, फिर वो वापस आ जाएंगे। फिर 3 में वहां पे भेजे जाएंगे, लेकिन वहां पे रुकेंगे कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो आर्टेमिस प्रोग्राम जो है वो एक अपोलो मिशन के तौर पे जो है वो इसका नाम रखा गया। ग्रीक माइथोलॉजी का अगर आप देखोगे, ट्विन सिस्टर है अपोलो की, तो उसके बेस पे रखा गया है। और फर्स्ट वुमेन एंड द फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर जो है वो चांद पे भेजा जाएगा, ये याद रखना है। फर्स्ट वुमेन, पहली औरत, और फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर मतलब नॉन वाइट जो है वो वहां पे भेजा जाएगा। ये है आर्टेमिस प्रोग्राम नासा का। इसी के साथ आते हैं अगला सेक्शन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेक्शन। लेकिन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं। और क्वेश्चन है, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, नाम याद रखना है क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है वो मैरीटाइम सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए जो है वो किया गया है। एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल जो है वो इंडिया ने कमीशन कर लिया, मतलब अभी वो बहुत ही जल्दी जो है उसके ट्रायल्स खत्म हो चुके हैं। कमीशन करने का मतलब यही है कि वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और इसका नाम है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सक्षम। नाम जरूर याद रखना है, सक्षम। 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल के तौर पे इसको जाना जा रहा है। और इसको गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से डिजाइन किया गया, उसको बनाया गया 105 मीटर ऑफशोर पेट्रोल वेसल को। और इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, अच्छी नेविगेशन फैसिलिटी का, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, सेंसर्स का यूज किया गया, मशीनरी का यूज किया गया है। और जैसे ही ये शिप अभी स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको इंडियन कोस्ट गार्ड फोर्स में कोच्चि में जो है वो क्या कर लिया जाएगा, इसको ज्वाइन करवाया जाएगा। और इसकी इंट्रोडक्शन से जो वेस्टर्न कोस्टल शोर लाइन है उसमें और मजबूती आएगी, उसकी सिक्योरिटी जो है वो और इनहेंस होगी। इसी के साथ आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला है, कोटेक महिंद्रा ने जो एक एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है बिजनेस फ्रांस के साथ। बिजनेस फ्रांस जो है वो एक फ्रेंच नेशनल एजेंसी है, जो एक्सपोर्ट या आप कह सकते हो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो फ्रांस के अंदर होती हैं उसके ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब जो इंडो फ्रेंच कंपनीज हैं वो कोटक महिंद्रा बैंक की मदद से अब जो है वो पैसे लगा सकती हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक ऐसा पहला बैंक बन चुका है और उन्होंने एमओयू साइन किया है जिसने बिजनेस फ्रांस के साथ ये टाई अप किया है। तो ये एमओयू प्रमोट करेगा बिजनेस और स्टार्टअप्स जो इंडिया और फ्रांस के हैं, ताकि आराम से पेमेंट्स जो है वो हो सकें, तो दोनों कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी जो बढ़ेंगी। तो सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, सिर्फ इसको ऐसे ही याद रखें। एनुअल रिपोर्ट जो है वो दी गई है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो है वो आया है और उसमें बताया गया कि इंडिया का अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब वो बच्चे या वो लोग जो 15 साल से ऊपर हैं, क्योंकि 14 साल तक जो है वो स्टडी कंपलसरी है, तो 15 साल के ऊपर वालों को अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है। और वो कितना करना पड़ रहा है, 12.6%। और ये अप्रैल से जून 2021 का सर्वे है, क्योंकि इससे पहले जो 3 महीने का आया था जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक, उसमें 9.3% था। तो अभी अप्रैल से लेकर जून 2021 तक का है, उसमें 12.6% देखा गया था। तो ये डाटा जो है वो एनएसओ की तरफ से दिया जाता है, हर 3 महीने के बाद ये डाटा आता है। और एनएसओ के चेयरमैन कौन है, बिमल कुमार रॉय, याद रखोगे, बिमल कुमार रॉय। इसी के साथ आते हैं अगला पॉइंट, अगला है
महानदी कोल फील्ड बिकम्स इंडियाज लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी। सिर्फ सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे कवर करता हूँ वन लाइनर में, जो आपने सिंगल लाइन के तौर पे याद रखना है। जैसे इसमें कोटेक महिंद्रा का टाई अप है बिजनेस फ्रांस के साथ, तो पता लग रहा है कि फ्रांस के बिजनेस को फायदा होगा और इंडिया के लोग जो वहां पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहां के लोग इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आसानी होगी। ऐसे पीएलएफ सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपने याद रखना है 12.6% है। ऐसे ही यहाँ पे सिर्फ ये नाम याद रखना है, महानदी कोल फील्ड जो है वो कोल इंडिया लिमिटेड की जो सब्सिडरी है वो सबसे बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंपनी बन चुकी है, क्योंकि उसने 157 मिलियन टन कोल जो है वो प्रोड्यूस किया है 2021-22 के अंदर। बस इतना ही आपने याद रखना है कंपनी का नाम। नेक्स्ट है रुपैया बांदा, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं जाम्बिया के, उनका देहांत हो गया। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि वो जाम्बिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और वो 2008 से लेके 2011 तक चौथे प्रेसिडेंट जो हैं वो रह चुके हैं। इससे पहले वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2006 से लेके 8 तक। और जाम्बिया की कैपिटल यहाँ पे आप देख सकते हो, वो कैपिटल है लुसाका। लुसाका। असम के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अजंता न्योग, उन्होंने स्टेट बजट दिया है 2022-23 का। तो अगर बजट पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, जो असम के स्टूडेंट है वो जरूर पढ़े, हमारी वेबसाइट पे पूरा बजट जो है वो अवेलेबल है। लेकिन बजट के अंदर एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप कह सकते हो कि ग्रीन टैक्स जो है वो लगाया गया ओल्ड व्हीकल्स के ऊपर, ये प्रपोज किया गया कि ये लगाएंगे, कितना है अभी नहीं बताया गया। इसी के साथ जो है वो जो चाय की ग्रीन पत्तियां हैं उसके ऊपर कुछ टैक्स जो है वो कम किया गया 3 साल के लिए। तो ये कुछ फीचर्स हैं असम का जो फाइनेंस बजट जो है वो आया है। ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है वो 2022 का 18 मार्च को मनाया गया। हर साल 18 मार्च को जो है मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो इसका मेन मकसद यही होता है कि सेलिब्रेट किया जा सके रिसाइकलिंग को, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लोगों को बताया जा सके, ताकि फ्यूचर प्लैनेट के बारे में सोचा जा सके, क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए ऐसे ना इन्वायरमेंट हम क्रिएट कर दें कि उनको सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है वो एक एक्शन एम्ड डे है, जिसमें अलग अलग तरह की रिसाइकलिंग प्रोसेस के बारे में लोगों को समझाया जाता है। वर्ल्ड लीडर्स को एक मंच पे बुलाया जाता है, इंटरनेशनल बिजनेसेस को, कम्युनिटीज़ को, इंडिविजुअल्स को बुलाया जाता है, ताकि वो अपनी कमिटमेंट्स को क्लियर करें, कमिटमेंट्स के बारे में बताएं कि किस तरह से वो रिसाइकलिंग के प्रोसेस को करेंगी। और इस साल का थीम है रिसाइकलिंग फ्रेटर्निटी, किस तरह से हम आपस में लोगों को जोड़ेंगे रिसाइकलिंग करने के लिए, ताकि देश जो है वो इकट्ठा रिसाइकल कर सके। और पहली बार ये दिन जो है वो 2018 में मनाया गया था। इसी के साथ आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। 18 मार्च 2021 का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था अंडर विच एक्ट आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड। ज्यादातर बच्चे लगा देते हैं इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। सर ये आंसर होगा नहीं, तो याद रखना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो नेशनलाइज किया गया 1 जनवरी 1949 को, और इसमें एक एक्ट का नाम आता है, वो आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप एक्ट 1948। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, जिसमें सारे के सारे शेयर्स जो कि बैंक के थे वो ट्रांसफर कर दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ स्टेबल कंपनसेशन के थ्रू, मतलब कुछ पैसा देके जो है ये शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए इस एक्ट का नाम है आरबीआई ट्रांसफर ऑफ पब्लिक ओनरशिप एक्ट ऑफ 1948। तो आंसर बी होगा। तो क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है कौन सा विच इंडियन बैंक्स लोगो कंटेन्स इमेज ऑफ डॉग। देखो बिल्कुल इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। आप मुझे आंसर बताएंगे कि कौन सा ऐसा बैंक है जिसके लोगो में आपको एक डॉग जो है वो दिखेगा। तो आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर ले, ताकि हर तरह की इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेकिन ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और बेल बटन को प्रेस कर दें, इससे भी आपको यूट्यूब के ऊपर नोटिफिकेशन जो जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये फेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। एक बार मेरे कहने से 1 महीने के लिए आप करंट अफेयर जरूर फॉलो करके देखें, आपको अपनी नॉलेज में इंप्रूवमेंट दिखेगी और वो इंप्रूवमेंट भी जो है बहुत ज़्यादा होगी। और वीडियो को देखने के लिए बहुत शुक्रिया। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस ना ले, हमेशा खुश रहे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।